हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ऐसे मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सफल हों। मैं आज आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूं वो टॉपिक आपका केमिस्ट्री से यूनिट सेकंड विद्युत रसायन से संबंधित है। और विद्युत रसायन से संबंधित जो टॉपिक है वो है आपके सेल। सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग किसी भी रासायनिक यौगिकों के आयनों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम किसी वीडियो में और समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो प्यारा सा सेल होता है शुष्क सेल, उसके बारे में। शुष्क सेल आपने घड़ी में देखा होगा, जो घड़ी में गिरता है वो शुष्क सेल होता है, टॉर्चों में गिरता है वो शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल होता क्या है, रियलिटी में क्या है शुष्क सेल, तो इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शुष्क सेल अगर देख लिया जाए तो लेक्लांसी जो सेल होता है उसका एक कंपैक्ट फॉर्म होता है, यानी कि थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप होता है। ये सेल सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है और फेंक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसे बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे उपयोग में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुष्क सेल के बारे में अगर हम बात करें, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आपका शुष्क सेल है। शुष्क सेल का यूज उन उपकरणों में करते हैं जिन्हें अगर देख लिया जाए कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुष्क सेल की जो वोल्टता होती है वो होती है 1.25 से लेकर 1.5 के बीच में। तो ऐसे उपकरण जैसे टीवी के रिमोट हुए, साथ साथ में कोई भी आपकी घड़ी होती है उसमें इसका यूज कर लेते हैं। तो हम ये बात देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टता होती है वो वोल्टता होती है इसकी 1.25 से लेकर 1.5 के बीच में। तो ऐसे उपकरण जिनमें ऊर्जा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है वहां पर हम शुष्क सेल का यूज करते हैं। और सबसे बड़ी फायदे की बात ये होती है, ये सस्ते होते हैं, इनको खरीद कर यूज कर क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं शुष्क सेल का पहले चित्र, उसके बाद इसमें होने वाली रिएक्शंस। क्लियर है। तो सबसे पहले हम शुष्क सेल के बारे में अगर हम बात करें तो शुष्क सेल आप जो देख पा रहे होंगे, तो उसमें ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका शुष्क सेल है, इस शुष्क सेल में अगर हम ये देखें दो चीजें होती हैं, यानी हर एक सेल में दो चीजें होती हैं। एक होती है एनोड, क्या होती है आपकी, एक होती है आपकी एनोड और दूसरी होती है आपकी कैथोड। ये ध्यान रखेंगे, क्या होती है, कैथोड। यानी एक आपकी होती है एनोड, दूसरी होती है आपकी क्या, कैथोड। अगर हम बात करें किसी भी सेल में तो एनोड वो होते हैं जहां पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे वहां पर आपका ऑक्सीकरण होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पर निकलेंगे, जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वह अपक्रिया आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। और जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वो आपकी कहलाती है कैथोड अपक्रिया। और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का आपका बनना है, निकलना है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्लियर है। तो हम ये आपके सामने एक पात्र देख पा रहे होंगे। इस पात्र में अगर हम ये देखें तो ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है शुष्क सेल। इस सेल में अगर हम बात करें तो आपको एनोड के रूम में आपको जिंक का एक पात्र दिखाई दे जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये आप क्या देख रहे हैं, एनोड का एक पात्र देख रहे हैं जो काय का बना हुआ है, जिंक धातु का बना हुआ है। तो हम बात कह सकते हैं शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो जिंक धातु का होता है। अब हम बात करते हैं कैथोड क्या है। तो कैथोड जो होती है, जो कार्बन की ये छड़ दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी क्या है, कैथोड का कार्य करती है। क्या काम करती है, कैथोड का कार्य करती है। तो शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का पात्र होता है। कैथोड आपका क्या होता है, जो आपकी ग्रेफाइट की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है, वो क्या काम करती है, आपका कैथोड का काम करती है। जो ग्रेफाइट की जो छड़ है ये छड़ लिपड़ी होती है, यानी इसके चारों ओर अगर देख लिया जाए तो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण इसके चारों तरफ क्या होता है, लिपड़ा हुआ रहता है। कौन कौन, इसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण इसमें क्या होता है, लिपड़ा हुआ रहता है। यानी कि जो कार्बन की छड़ होती है इसके चारों तरफ लेप होते हैं, वो काय के होते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण के होते हैं। क्लियर है। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, यानी ये एनोड है आपका और ये आपका कैथोड है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर देख लिया जाए तो जो आपको ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या है, मिश्रण है।
ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, मिश्रण भरा होता है, जो कैसा होता है, अर्धठोसी पेस्ट में रूप में होता है। कैसा, अर्धठोसी पेस्ट के रूप में होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो जो पात्र होता है इसमें एक सरंध्र क्या लगा दिया जाता है, एक पात्र लगा दिया जाता है, सरंध्र। क्लियर है, ये सरंध्र आपका पात्र लगा हुआ है। तो हम ये बात देख सकते हैं, सामने आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्र काय का है, वो चित्र है आपका काय का, शुष्क सेल का है। क्लियर है। तो इस शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का होता है, कैथोड होता है वो काय का काम करता है, कैथोड जो होता है वो आपकी ग्रेफाइट की छड़ होती है। कैथोड के ऊपर आपके पिंच सेल होती है जो एक स्टील की बनी होती है। क्लियर है। इस पूरे कवर को बाहरी आवरण अगर देख लिया जाए तो बाहरी आवरण काय का होता है, स्टील की एक परत का होता है। ठीक है, तो आप सामने एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र काय का है, शुष्क सेल का है। लेकिन चित्र से कुछ नहीं होता है, बोर्ड पेपर में हमें इसकी क्या रिएक्शन बतानी होती हैं जो काफी आईएमपी होती हैं। अगर हम इसकी रिएक्शंस नहीं लिखेंगे तो बोर्ड पेपर वाला हमें नंबर नहीं देगा, इसलिए इनकी रिएक्शंस देखते हैं और कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं। अगर एक भी रिएक्शन छूट जाएगी तो वहां पर हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं सीधे रिएक्शंस की ओर, और उस रिएक्शन में क्या हो रहा है इसको मैं बताऊंगा और आप समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो क्रिया विधि होगी। वो क्रिया विधि को क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी में नोट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट स्टार्ट। इसकी हम रिएक्शंस देखते हैं, इस तरीके से इसकी रिएक्शंस होती है। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर देख लिया जाए शुष्क सेल में जो एनोड पर जो अपक्रिया होती है, यानी जो आपकी जो एनोड पर अपक्रिया होती है वो किस प्रकार से होगी। तो एनोड पर जो अपक्रिया होती है वो आपकी ऑक्सीकरण होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर जो आपकी अपक्रिया होगी वह अपक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी। कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीकरण अपक्रिया कौन सी होती हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया वो अपक्रिया होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि आपके जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो वह अपक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। तो ये बात हमें क्लियर है कि एनोड जो होता है, शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। काय का बना होता है, जिंक का। तो जिंक जो आपकी धातु होती है वह क्या काम करती है, अपने आयनों में टूट जाती है। क्या में टूट जाती है, अपने आयन में टूट जाती है और इलेक्ट्रॉन करती है मुक्त। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ऐसी सभी अपक्रियाएं जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो हम बात कह सकते हैं कि जो एनोड पर जो आपकी अपक्रिया होती है उस अपक्रिया में अगर देख लिया जाए तो ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब दूसरी जो अपक्रिया होती है वो आपकी काय पर होगी, वो आपकी होगी कैथोड पर। काय पर होगी, कैथोड पर। वो आप ये कैथोड देख रहे हैं, जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये जो आपका जो ये कार्बन की जो छड़ होती है, ग्रेफाइट की जो छड़ होती है, ये छड़ काय का काम करती है, तो ये छड़ काम करती है काय का, ये काम करती है कैथोड का। काय काम करती है, कैथोड का। तो अगर हम देखें तो कैथोड की अपक्रिया जो होगी, कैथोड पर अपक्रिया, जो कैथोड पर अपक्रिया होती है वह अपक्रिया कौन सी होती है, वह आपकी होती है अपचयन अपक्रिया। कौन सी होती है, आपकी अपचयन अपक्रिया होती है। अपचयन कौन सी होती है, आपकी अपचयन अपक्रिया होती है। अपचयन अपक्रिया में होता क्या है, अपचयन अपक्रिया में जो आपके अमोनियम आयन होते हैं, यानी कि जो आपके जो अमोनियम आयन होते हैं, ये अमोनियम आयन, यानी कि आपके जो अमोनियम आयन होते हैं, ये अमोनियम आयन क्या काम करते हैं, ये आपके अमोनियम आयन जो आपके होते हैं, कैथोड पर होने वाली अपचयन अपक्रिया में जो आपके अमोनियम आयन होते हैं, अमोनियम आयन होते हैं, वो अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और क्या काम करते हैं, रिएक्शन करने के बाद आपको अमोनिया गैस बनाकर देते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है।
तो हम ये बात कह सकते हैं एनोड पर जो अपक्रिया होती है वो जिंक धातु होती है और वह अपने आयनों में टूटती है, जिंक आयन में टूटती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होना ऑक्सीकरण कहलाता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैथोड पर पहुंचकर जो आपके अमोनियम आयन होते हैं उनके साथ जुड़कर अमोनिया गैस बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है। क्लियर इतनी बात। अब क्या हो गया, अब हम ये बात देखते हैं कि जो आपकी अमोनिया बन रही है तो अमोनिया क्या काम करेगी, अपना दाब बढ़ाएगी। साथ साथ में अगर देख लिया जाए तो एनोड पर बनने वाले जो आपके जिंक आयन है अगर इसी तरीके से बनते रहेंगे तो उनकी सांद्रता भी बढ़ेगी। तो जिंक की आयन की सांद्रता ना बढ़े, साथ साथ में अमोनिया जो गैस है उसका दाब ना बढ़े, तो क्या होता है, इसमें एक रिएक्शन होती है क्या कि कैथोड पर बनने वाली जो आपकी कैथोड पर बनने वाली जो आपकी अमोनिया होती है, यह अमोनिया क्या काम करती है, एनोड पर बनने वाली जो आपके जिंक आयन है इन जिंक आयन से क्या काम करती है, रिएक्शन करती है और एक संकुल यौगिक बनाती है। इसको आप परिभाषा में लिखिएगा, यानी इसको आप भाषा बनाकर जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे, तो हम ये बात कह रहे हैं कि कैथोड पर अपक्रिया जब होती है तो क्या बनती है, अमोनिया। तो क्या कह रहे हैं, पुनः जो आपकी अमोनिया है, यानी पुनः अमोनिया जो आपकी पुनः जो अमोनिया है वो एनोड अमोनिया एनोड पर बने जिंक आयन, एनोड पर बने जिंक आयन से अपक्रिया करके, जिंक आयन से अपक्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाती है, एक संकुल यौगिक बनाती है। अब वो बनेगा कैसे, तो आप बनाती है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो अमोनिया होती है वो आपकी अमोनिया, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी अमोनिया जो गैस बनी है वह गैस क्या काम करेगी, जो जिंक है उससे क्या करेगी, जिंक आयन से क्या करेगी, रिएक्शंस करेगी और उसके बाद एक संकुल यौगिक बनाएगी। क्या बनाएगी, संकुल यौगिक आपकी बनाएगी। और जो संकुल यौगिक जो बनता है इसके बनने पर होगा क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। जो अमोनिया है, अमोनिया एनोड पर बने जिंक आयन से रिएक्शन करके एक आपका संकुल यौगिक बनाती है, उसका नाम होता है टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड आयन। अब इसके बनने से होता क्या है, इसके बनने से जो अमोनिया का दाब है वो नहीं बढ़ता है, साथ साथ पर एनोड पर जो अपक्रिया के दौरान जिंक आयन बनते हैं वो जिंक आयन की सांद्रता नहीं बढ़ती है। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो सेल के ब्लास्ट होने का क्या होता है, डर भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ जो आपकी अमोनिया गैस बनने पर जो आपका ध्रुवण होता है उस ध्रुवण में भी कमी लाने के लिए क्या होता है, कमी लाने के लिए क्या काम करते हैं, संकुल यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसके बनने के साथ साथ जो आपके जिंक आयन है वो आपके संकुल आयन बदलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिंक की जो आयन है उनकी सांद्रता में बढ़ोतरी नहीं होती है। यह अपक्रिया लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अपक्रिया को ना लिखने पर हम ये नहीं समझा सकते हैं कि किस तरीके से अमोनिया गैस है उसके दाब को कम किया जा सकता है। इसलिए इस अपक्रिया को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपने बात देखा होगा कि अमोनिया है वो जिंक आयन से क्रिया करके संकुल यौगिक बना देती है। अब जो हाइड्रोजन है तो क्या होगा, हाइड्रोजन का अगर हम बात कर लें तो हाइड्रोजन का एकत्रीकरण होता है। एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है, जब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक जगह हाइड्रोजन गैस एक जगह एकत्रित होती रहती है। अब इसका अगर ध्रुवण ना किया जाए तो क्या काम होगा, रिएक्शन जो होने वाली होती है एनोड और कैथोड पर वो सही तरीके से प्रभावित नहीं हो पाएंगी और सेल जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए इस हाइड्रोजन का ध्रुवण रोकने के लिए इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है। उस केमिकल का नाम क्या होता है, उस यौगिक का नाम क्या होता है, तो हमने ये बात देखा होगा कि जब भी आपका शुष्क सेल होता है तो मैग्नीज ऑक्साइड इसमें क्या काम करते हैं, डाला जाता है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड का लेप किया जाता है। इस मैग्नीज ऑक्साइड का लेप क्यों किया जाता है, कि कैथोड पर बनने वाली जो हाइड्रोजन है उसके ध्रुवण को करने के लिए। तो हम ये बात देख सकते हैं, जो मैग्नीज ऑक्साइड जो होती है, यानी आपकी जो मैग्नीज ऑक्साइड है, आपकी जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो क्या काम करेगी, मैग्नीज ऑक्साइड की जो कैथोड पर बनने वाली हाइड्रोजन है उसका क्या कर देगी, ध्रुवण कर देगी और आपका क्या बनाकर तैयार करेगी, मैग्नीज
ऑक्साइड थर बनाकर तैयार कर देगी और इसके बनने के साथ साथ इसमें थोड़ा पानी भी बनता है। तो आपने सेल में देखा होगा जब सेल लीक होता है तो उसमें पानी भी निकलता है। तो मैग्नीज ऑक्साइड को डालने का प्रमुख काम इसमें यही होता है कि कैथोड पर बनने वाली जो आपकी हाइड्रोजन गैस है उसका ध्रुवण किया जा सके। तो मैग्नीज जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन का क्या कर देती है, ध्रुवण कर देती है, और मैग्नीज ऑक्साइड थर्ड का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, जिससे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, विस्थापित होती रहती है और आपका सेल लंबे समय तक कार्य करता रहता है। अब इस रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का हमने ध्रुवण समझाया है, तो शुष्क सेल में काफी आईएमपी होता है। अब हम बात करें जो सबसे ज्यादा आईएमपी है रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है आपकी कौन सी, कि सेल की संपूर्ण अपक्रिया क्या होती है। तो हम बात कह सकते हैं संपूर्ण सेल अपक्रिया क्या है। तो संपूर्ण सेल अपक्रिया क्या होती है, तो इसका मतलब क्या है, पूरी अपक्रिया में अगर हम देखें तो पूरी अपक्रिया में संपूर्ण सेल अपक्रिया किस प्रकार से होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है संपूर्ण सेल अपक्रिया को समझाने का, क्या कि एनोड पर जो अपक्रिया हुई है और कैथोड पर जो अपक्रिया हुई है इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण सेल अपक्रिया हो जाती है। कैसे, आप ये देख रहे हैं कि एनोड पर अपक्रिया कौन सी हो रही है, जिंक है, जिंक आयन में टूट रही है। कैथोड पर अपक्रिया कौन सी हो रही है, अमोनियम है, वो अमोनियम बदल रही है। इन दोनों रिएक्शन को हम क्या काम करेंगे, हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो हम ये बात कह सकते हैं संपूर्ण सेल अपक्रिया में अगर हम देखें एनोड पर क्या हुआ था, तो एनोड पर हुआ था आपका जो जिंक है वो जिंक टूट गया था काय में, जिंक आयन में। क्लियर है, काय में टूट गया था आपका, जिंक आयन में, और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे। ठीक, ये जो आयन है वो कहां पर पहुंचे थे, वो आपके पहुंचे थे कहां पर, जो अमोनियम है उस पहुंचे थे, उसमें ये जुड़ गए थे। जैसे ही जुड़े थे तो हमने क्या बनाया था, हमने बना लिया था आपका अमोनिया गैस, और साथ में क्या चीज बनी थी, हाइड्रोजन। क्लियर है, तो आप इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, यानी एनोड की अपक्रिया और कैथोड की अपक्रिया को दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो संपूर्ण सेल अपक्रिया हो जाएगी। कैसे, आप ये बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अगर दोनों अलग अलग घर में, यानी इधर भी है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसलिए क्या कर दिया, इनको काट दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि सीधी सी बात है कि अपने जो LHS है यहाँ पर क्या बचा है, तो हम पूरा लिख देंगे, Zn है, साथ में क्या है आपके अमोनियम आयन है, इधर का पूरा लिख गया। अब इस पोर्शन का क्या है, आपके जिंक आयन है, साथ में आपकी अमोनिया है, और क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर है, तो जो ये रिएक्शन लिखी गई है ये रिएक्शन होती है संपूर्ण सेल अपक्रिया। कौन सी होती है, संपूर्ण सेल अपक्रिया। क्लियर है, तो हम ये बात देख सकते हैं संपूर्ण सेल अपक्रिया लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी सेल पढ़ा जाएगा उसकी संपूर्ण सेल अपक्रिया बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वर्तमान समय में अगर देख लिया जाए तो लीक प्रूफ आपके सेल आने लगे हैं और उनकी जो समय सीमा है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि आपका जो अमोनियम क्लोराइड होता है तो अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रवृत्ति के होने के कारण जो जिंक है, जो जिंक का जो आपका एनोड होता है, इस एनोड को क्या करता है, संचारित करता रहता है, और जब संचारित होने के कारण ये सेल लंबे समय तक नहीं चल पाते थे। यही कारण है कि अब अमोनियम क्लोराइड की जगह पर अगर देख लिया जाए तो KOH का हम इसमें क्या काम करते हैं, इसमें आपके जो विद्युत के रूप में अगर देख लिया जाए तो KOH का यूज करने लगे हैं। तो KOH यानी कि जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका अगर हम यूज करने से फायदा क्या है, उसका लीक प्रूफ नहीं होता है, लीक नहीं होते हैं। साथ साथ में जो KOH होती है वो आपका जो एनोड होता है, जो आपका जो एनोड छड़ जो होती है, जो आपकी एनोड छड़ होती है, इसका संचारण वो नहीं करती है, जबकि अमोनियम क्लोराइड इसका संचालन करती रहती है। यही कारण है कि अमोनियम क्लोराइड भरा होने के कारण ये सेल लंबे समय तक नहीं चल पाते थे। इसलिए आधुनिक समय में अमोनियम क्लोराइड की जगह पर किसका यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं, जिस कारण से आपका जो जिंक का पात्र संचारित नहीं होता है और सेल की आयु बढ़ जाती है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।